तो कैसे हो मेरे रिश्ते गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर में सीटेट के द्वारा पूछा गया है। वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हमारा पार्ट 5 वीडियो, यानी कि पार्ट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी मैंने बना रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो आप वहां से जाके जो है उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो आज हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे और 15 क्वेश्चन जो है फिर हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आता है और इस सभी पॉइंट्स को जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो डोंट वरी। और बाइलिंगुअल वीडियो होने वाली है, जहाँ पे हिंदी में समझ नहीं आएगा वहाँ हम इंग्लिश में आपको बताएंगे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक खेल क्रिया के दौरान, यानी कि खेल का जो एक्टिविटी के दौरान क्या होता है, चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यानी कि एक लड़का है रोहन, वो जो है खेल के दौरान जो है रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, रोहन के पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। यानी कि आपने भी कई बार देखा होगा कि अगर कोई भी लड़का जो है रोने लगता है, तो जो मतलब उसके दोस्त यार होते हैं, वो क्या बोलता है, भाई लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, तू पागल आगल हो गया, थोड़ा सा दिमाग से। लड़के रोते नहीं है पिता का यह कथन क्या है, यानी कि पिता की सोच क्या दर्शा रही है। तो ये आपको बताना है। हमारे सामने ऑप्शन दे रखे, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप जो है पिताजी की सोच है, इस चीज को दर्शाता है। सेकंड है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है वो चैलेंज करते हैं, यानी कि वो जो है जेंडर स्टीरियोटाइप उसमें नहीं है, मोटा मोटा कहने का मतलब है। तो नहीं भाई, हमें तो ऐसा देखने को नहीं मिला। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है। तो इसका फर्स्ट ही आंसर सही है हमारा, और फर्स्ट ही करेक्ट है। उसके बाद तीसरा भी देख लेते हैं, लैंगिक भेदभाव को कम तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लैंगिक समानताओं को बढ़ावा तो बिल्कुल नहीं दे रहा। यहाँ पे तो वो कह रहा है कि भाई अब खुद सोचो, हमारे समाज में ना एक मतलब प्रथा चली आ रही है कि जो लड़के हैं ना कभी भी नहीं रोएंगे। इनफैक्ट किसी की डेथ वगैरह भी हो जाती है तो उसमें भी लड़के नहीं रोते। आपने देखा होगा, महिलाएं तो तेरी मतलब ऐसे मतलब शरीर पटक पटक के रोएगी, लेकिन किसी भी पुरुष को नहीं देखोगे आप पटक पटक के शरीर को रोते हुए। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, फर्स्ट इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है। तो देख लेते हैं भाई, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, यानी कि जो टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, जो करिकुलम ऊपर से बना दिया गया है एनसीएफ के द्वारा, उसी को पालन करना चाहिए। तो जी नहीं, जो प्रगतिशील कक्षा में ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है हमारा। विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, यानी कि द एम्फसाइसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पे कंपटीशन की बात जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में नहीं होती है। किसी से हमें कोई प्रतियोगिता नहीं, किसी से हमें कोई कंपटीशन नहीं कराना है बच्चों में। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, यानी कि जो बच्चा है अपने नॉलेज का जो है कंस्ट्रक्ट करे, अपने नॉलेज को जो है क्या करे, वो उसको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दो ताकि जो है वो एक्टिवली अपने नॉलेज का निर्माण करे। तो बल्कि तो थर्ड ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि प्रगतिशील कक्षा में टीचर जो होता है ना, वो बच्चों को जो एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि जो बच्चा है ना उस अपॉर्चुनिटी के बीच में रह के जो है क्या करे, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे, ना कि दूसरों पे डिपेंड रहे। चौथा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, वैसे इसका थर्ड जो है ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर हमें लेवल कभी नहीं करना है। हमें जो है बच्चों को कभी लेवल नहीं करनी, ये बात हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहता है। तो हमें बच्चों को कभी लेवल नहीं करना चाहिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत व इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का जो है फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है, यानी कि वो अध्यापक जो है ना, मतलब जो टीचर है, वो एक मतलब गतिविधि, एक एक्टिविटी हो रही है, तो क्या करती है कि वो जो है ना बच्चों को एक इशारे देती है, क्या, कब, क्यों, कहाँ, क्या करना है, मतलब एक हिंट दे रही है बेसिकली। मोटा मोटा अगर कहे तो हम हिंट दे रही है। तो अगर आपने वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ रखी है तो उसमें ये चीजें क्या हो रही है तो देख लेते हैं। नहीं पढ़ रखी तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है पूरी प्लेलिस्ट का, वहां से आप जाके पढ़ सकते हो बेझिझक। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, यानी कि डीमोटिवेट कर रही है चिल्ड्रन को। भाई डीमोटिवेट नहीं कर रही है, यहाँ पे बच्चों को संकेत दे रही है कि बच्चों ये ऐसे होगा, इशारे मतलब बच्चों की हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे डीमोटिवेट की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, अधिगम के लिए पहाड़ यानी कि आधारभूत बोले तो स्काफोल्डिंग संरचना का काम करेगी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि वो बच्चों को स्काफोल्डिंग दे रही है, यानी कि बच्चों को जो हिंट दे रही है, क्यों दे रही है, इशारे कर रही है, जैसे इशारे कर रही है मतलब समझ। अरे यार, इशारे वो वाले नहीं, इशारे जो है उसको बच्चों को हेल्प करने के लिए कर रही है। लिखा है मैंने, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला भाई। तो इशारे जैसे कि क्यों, कैसे, क्या करना है, सारी चीजें फैसला लेने में जो है बच्चों की हेल्प कर रही है। तो भाई स्कार्फ फोल्डिंग
मैंने आपको अच्छे से बता रखा है स्काफ फोल्डिंग क्या होता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। छात्रों को प्रत्याहार निष्कास प्रवृत्ति पैदा करेगी, यानी कि कॉज विड्रॉल टेंडेंसी की, यानी कि विड्रॉल टेंडेंसी का मतलब अपने सेनाओं, अपनी तलवारें पीछे कर लो, अपनी सेनाओं को पीछे कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं करने के लिए बोल दिया भाई। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, नहीं भाई अर्थहीन नहीं होगी। अगर कोई बच्चा कुछ सीख रहा, अगर उसमें कुछ कमी आ रही है और एक टीचर के नाते जो है आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे, तो वो जो है ना बच्चा फिर उसको और 2x की स्पीड से करने लगेगा। फॉर एग्जांपल आप ही सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी में जो आपको 20 नंबर तक आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी हेल्प लेने के लिए आप मेरे पास भूले भटके मेरे पास आए हो और मैंने थोड़ी सी हेल्प दी 7-8 नंबर की, और आपके अब आ रहे हैं 30 में से 28 नंबर। तो आपकी हेल्प हुई है ना, आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई ना, अर्थहीन तो नहीं हुआ, मीनिंगफुल हुआ है ना। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इनमें से 3 कथन गलत है और 1 कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में मैंने एक आपको प्राथमिक समाजीकरण बताया था और एक द्वितीय। प्राथमिक में हमारा परिवार आ गया और द्वितीय में हमारे स्कूल मीडिया आ गया, और जो हमारा आस पड़ोस होता है ना, आस पड़ोस ना हमें ऑप्शन को देख के बताना होता है। अगर ऑप्शन में उस हिसाब से होगा, अगर उसको हमने प्राथमिक के साथ डाल रखा है और दूसरे में हमने प्राथमिक नहीं डाल रखा है, तो आस पड़ोस हमारा प्राथमिक में हो जाएगा। और यदि हमने उसको द्वितीय के साथ डाल रखा है तो प्राथमिक जो है आस पड़ोस हमारा द्वितीय भी हो सकता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या सीन है। फर्स्ट ऑप्शन है जो विद्यालय है, जो स्कूल है, वो समाजीकरण का जो है द्वितीय कारक है। बिल्कुल, यह परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पहला किससे इंटरेक्ट करता है, पहले कौन से समाज से, अपने माता पिता से, अपना जो है मतलब पूरी फैमिली से इंटरेक्ट करता है ना। तो परिवार ही उसका प्राथमिककरण, सोशलाइजेशन का प्राथमिक कारक है। तो इसका तो फर्स्ट ही ऑप्शन बिल्कुल वही सही हो गया, बाकी ये तीनों तो गलत है। फिर भी एक बार देख लेते हैं भाई क्या दिक्कत है, ऑप्शन तो सारे ही देखने हैं ना। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, विद्यालय कभी नहीं होगा, मीडिया कभी नहीं होगा प्राथमिक कारक। पहला, दूसरा तो वैसे ही कट हो गया। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है, नहीं नहीं नहीं। पीयर्स हमारे फ्रेंड्स हमारे कब बनते हैं, जब हम विद्यालय जाते हैं तभी तो बनते हैं ना। या गली में आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं वही तो फ्रेंड्स बनते हैं ना। तो नहीं, ये भी नहीं होगा। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिक के द्वितीय, परिवार तो है ही नहीं भाई द्वितीय, परिवार तो हमारा प्राथमिक एजेंसी है। उसके बाद हमारा 5वां है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि किस चीज पे जोर देता है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइसिस दैट, मैंने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत मैंने करा रखा है। बहुबुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं हार्वर्ड गार्टनर के द्वारा, वो भी मैंने आपको इनकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको थ्योरी बता रखी है, देख लेना उनको भी। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं किस चीज पे ज्यादा जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है बहुबुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। नहीं भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा हम इसको जो है नहीं माप सकते। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, यानी कि इंटेलिजेंस इज द वन डोमेन एंश्योर इंटेलिजेंस इज अदर डोमेन। नहीं, एक बुद्धि जो है अन्य सभी आयामों की बुद्धिमत्ता को निर्धारित नहीं कर सकती है। तीसरा क्या है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, यानी कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद लास्ट है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई, बुद्धिमत्ता में काफी सारी भिन्नताएं होती है। जैसे कि मैंने 8 प्रकार की आपको बुद्धि बताई है, तो सभी एक दूसरे से भिन्न है, सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, किसी की सोच एक जैसी नहीं मिल सकती। ऐसा अगर मिलेगी भी तो कहीं ना कहीं उसमें भिन्नताएं होगी। तो बुद्धि जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है बुद्धि में, ऐसी बात नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जो बुद्धिमत्ता की जो होती है ना, विभिन्न दशाएं होती है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। सेवरल फॉर्म्स कैसे, 8 प्रकार की बुद्धि मैंने आपको बताई थी। नेचुरलिस्टिक यानी कि प्रकृति बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, उसके बाद जो है संगीत में बुद्धि, कितने प्रकार की, मैंने टोटल 8 प्रकार की बुद्धि आपको करा रखी है। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग से जो है क्वेश्चन आ गया भाई। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी भी मैंने आपको करा रखी है। देखो ध्यान रखना, मैं जो है ना, ये आप उम्मीद बिल्कुल अभी मत करना कि मैं जो है आपको पूरी एक्सप्लेनेशन, जितना हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो ना कि अगर लॉरेंस कोलबर्ग की बात कर रहा हूँ तो लॉरेंस कोलबर्ग की पूरी थ्योरी अभी मैं पढ़ा दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। और ये मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैं आपको PYQ सीरीज करा रहा हूँ। तो PYQ सीरीज में जितने ऑप्शन होंगे उन्हीं को डिफाइन करूंगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। उसके लिए अब आप बोलोगे कि भाई तो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी हम कहाँ पे पढ़े, हवा में तो नहीं पढ़ेंगे। तो भाई उसके लिए मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको खोलो, चैनल पे स्टडी क्लास, जो हमारे यूट्यूब पे स्टडी क्लास सर्च करो, दुनिया भर की वीडियोस मिलेगी भाई। तो लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश
चरणों को दर्शाता है। किस चरणों को दर्शाता है? यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा जो है 3 चरण दिए गए थे। 3 चरण के भी 2-2 स्तर दिए गए थे। 2-2 स्तर में क्या था? सबसे पहले आपको 3 चरण पता होने चाहिए कि लॉरेंस कोलबर्ग ने जो है नैतिक विकास के कौन से 3 चरण दिए थे। पहला दिया था प्रथा पूर्व यानी कि प्री कन्वेंशनल, दूसरा दिया था प्रथागत यानी कि कन्वेंशनल, तीसरा दिया था उत्तर प्रथागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल। अब मैं इन और ये जो लास्ट वाला तो नहीं है, लास्ट वाला ये पियाजे का एक जो है स्टेज है, पियाजे का चरण है, पियाजे के सिद्धांत का चरण है, अमूर्त, फॉर्मल, कन्वेंशनल। तो इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसके बारे में भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो भाई प्रथा पूर्व में क्या होता है? प्रथा पूर्व में जो पहले चरण के पहले स्तर में क्या होता है कि बच्चा जो है ना पनिशमेंट से उसको डर लगता है। यानी कि बच्चे को जो है ना अपने माता पिता से बहुत डर लगता है। कोई भी चीज़ जो है ना वो मतलब मार ना खाने के लिए करता है। अगर आप भी छोटे बच्चे या आपके भी अगर छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू होंगे, आप उसको काम करने देते होगे, पहली बार तो मना करेगा, दूसरी बार आप उसको दूसरी बार जैसे ही आपने बेलन निकाला, चप्पल निकाला, वो फटाफट बोला अरे मम्मा 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 मम्मा, रुको 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 भाई, वो तुरंत कर देगा। और प्रथा पूर्व में कितने वर्ष के बच्चे आते हैं? तो 4 से 10 साल तक के बच्चों में जो है वो जो है प्रथा पूर्व में बच्चे आते हैं। और दूसरा इसी का दूसरा प्रथा पूर्व का ही दूसरा 2-2 स्तर में बांट रखा है ना, आपको मालूम है। दूसरे स्तर में जो है बच्चा रिवॉर्ड के लिए काम करेगा। यदि 2 रुपया दोगी तो दूध की थैली आएगी, यदि 2 रुपया नहीं दोगे तो फिर तो समझ लो हमारी लॉलीपॉप नहीं आएगी, तो तुम्हारी दूध की थैली भी नहीं आएगी। मतलब बच्चा जो है ना लोभी होता है, 1 नंबर का लालची होता है। प्रथागत में क्या होता है? प्रथागत में भी 2 स्तर होते हैं। पहले स्तर में बच्चा जो है अप्रूवल के लिए काम करता है। जिस प्रकार से अभी आप अप्रूवल के लिए, अप्रेजल के लिए गुड बॉय, बैड गर्ल, गुड गर्ल, इसके लिए काम करते हैं। उसको अगर कॉपी में आप गुड भी लिख दोगे ना, नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से करके लाएगा वो। और उसके बाद इसी के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर में क्या होता है कि जो बच्चा जो है ना लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है। यानी कि कहीं पे रेड लाइट हो रही है तो वहाँ पे रुक जाएगा और आपको ही बोलेगा पापा पापा रुको रुको रुको, बाइक को बंद करो। और इसमें 10 से 13 साल तक के बच्चे आते हैं और बोलेगा पापा रुको, यहाँ पे तो अभी रेड लाइट हो रही है, यहाँ पे रुको। तो मतलब हर एक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेगा वो। उसके बाद आता है उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत में क्या होता है कि उत्तर परंपरागत में भी 2 स्तर होते हैं। इसमें जो है ना बच्चा अब उसको मतलब नहीं है, समाज में कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने हक के लिए कोर्ट तक जाएगा। और इसके दूसरे स्तर में क्या होता है कि सेल्फ सेक्रीफाइस वो जो है अपने आप को कर सकता है समाज के लिए। समाज में कुछ गलत चीज है, कुछ गंदगी है, कुछ मतलब दरिंदे हैं, तो उनको हटाने के लिए जो जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, उसके बाद भगत सिंह जैसे जो है, मतलब ये जो इसका जो लास्ट वाला जो चरण होता है ना, लास्ट वाले चरण में हर कोई जो है इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन ये वाला स्तर, ये वाला स्तर, ये सब में होता है। और इसका जो है पहला स्तर, अभी आपने देखा होगा बीपीएससी एग्जाम का इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो किस में आएंगे? वो उत्तर परंपरागत के पहले स्तर में आएंगे। ठीक है। और अमूर्त संकेतात्मक क्या होता है? अमूर्त संकेतात्मक का मतलब होता है ये जो है पियाजे की थ्योरी का जो है चौथा चरण है। और इसको हम बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल या कन्वेंशनल भी बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 11+ साल के बच्चे आते हैं। इसमें बेसिकली जो बच्चे होते हैं ना वो एडोलेसेंस में चले जाते हैं। एडोलेसेंस बोले तो किशोर अवस्था में चले जाते हैं बच्चे, जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट करने लगते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थॉट का मतलब होता है कि जो उसके सामने भी नहीं है उस पर भी विचार करेगा, ख्याली पुलाव पकाएगा, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पना करने लगेगा कुछ से कुछ। उसके बाद जो बच्चे में जो होता है ना एडोलेसेंस इगोसेंट्रिज्म, यानी कि मतलब उसको ऐसा लगे वो हर समय जो है ना बन ठन के रहेगा। आप अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े बड़े होंगे या अगर आपके नहीं है बच्चे, अगर किसी के घर में भी अगर आपके भाई बहन है, अगर वो अगर टीनेज एज में है तो क्या करेगा वो बन ठन के बाल वाल को बिल्कुल सेट करके, ऐसा लगता है कि बरतुहार उसी के लिए आ रहा हो, लड़की वाले उसी को देखने के लिए आ रहे हो। और उसको ऐसा मतलब मिथ होता है कि सब उसी को देख रहे हैं भाई, इसलिए जो बन ठन के रहता है। तो भाई इन चारों को मैंने बता दिया है अच्छे से। अब मुझे इसका आंसर आप होमवर्क करोगे। ध्यान रखना जिस जिस वर्ड को मैं हाईलाइट कर दूं ना, वो वर्ड की थ्योरी जो है आपको मैंने करा रखी। लेव वाइगोस्की की थ्योरी मैंने करा रखी है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी लेव वाइगोस्की के द्वारा ही दिया गया है। अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पे जोर देता है। किसके महत्व पे जोर देता है? तो डैश के महत्व पे। डैश में क्या आएगा? तो इनमें से कुछ एक आएगा। तो भाई देख लेते हैं भाई क्या आंसर है इसका। सांस्कृतिक उपकरणों और गुणारोपण यानी कि एट्रीब्यूशन, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलीकरण। संतुलीकरण की बात तो पियाजे की थ्योरी में हमें देखने को मिलती है। तो बताओ भाई इन तीनों में से, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला कुछ है ही नहीं, सीधा क्वेश्चन पूछा सीधा उसका आंसर है। तो भाई
वाइगोस्की की थ्योरी में जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में जो है ना सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पे जोर दिया गया है। तो इसका तो सीधा सीधा इसमें क्या बताना कुछ। और बाकी संतुलीकरण का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर जो है ना संतुलीकरण होना चाहिए। संतुलीकरण किस प्रकार करेंगे वो सारी प्रोसेस मैंने पियाजे की थ्योरी में करा रखी है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, आंतरिक मोटिवेशन, बाह्य मोटिवेशन, दो प्रकार की मोटिवेशन होती है। बच्चे को जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आंतरिक मोटिवेशन के लिए मोटिवेट करना चाहिए, मतलब मोटिवेशन के लिए मोटिवेट करना बिल्कुल करना चाहिए भाई। अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो किस चीज़ को लेके, कोई बाह्य मोटिवेशन की भाई तू सीटेट की तैयारी कर, तुझे जो है मतलब 50,000 की सैलरी मिलेगी, ये तो बाह्य मोटिवेशन हो गया। आंतरिक मोटिवेशन ये होगी भाई आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, जो कि आप पहले से हो, खड़े हो, लेकिन सेल्फ मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए आपको। इस चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। आपको अपने माँ बाप का, अगर किसी का हस्बैंड है तो हस्बैंड का जो है नाम रोशन करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है। तो ये अभिप्रेरणा हो गई, दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। 8वां क्वेश्चन हमारा जीन प्याजे, मतलब देख रहे हो घुमा फिरा के जो सीटेट है ना सीडीपी में, एक जीन प्याजे से क्वेश्चन पूछ लेगा, एक वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछ लेगा, कोलबर्ग से क्वेश्चन पूछ लेगा। इसका मतलब जीन प्याजे और वाइगोस्की तो फेवरेट है, ये तीनों जीन प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये सब इनके फेवरेट मनोवैज्ञानिक है सीटेट वालों के। तो इन्हीं से घुमा फिरा के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आपको अगर थ्योरी नहीं मालूम होगी तो किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को इस रूप में वर्णित करते हैं। तो बताओ भाई, जो जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, तो उसमें किस चीज को जो है मतलब संरचनाओं को वर्णित करता है। बेसिकली मोटा मोटा कहने का मतलब इनके सिद्धांत में इनमें से किस चीज की बात की गई है, मनोवैज्ञानिक उपकरणों की नहीं। वही उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध क्या होता है, तो भाई ये जो है ना उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध का मतलब होता है कि ये जो थ्योरी है ना ये थॉर्नडाइके के द्वारा जो है दी गई है। इस सिद्धांत में हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले जो है ना दो वर्ड का मतलब समझ लो, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। यानी कि कोई भी चीज करने के लिए अगर आपको उद्दीपक दिया जाए, ऐसी चीज या घटना जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज ऐसी हो जो आपको करने के लिए प्रेरित करती हो। लाइक अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे, खाना ढूंढोगे, जो खाना मिल जा, बहुत प्रतियन करोगे। सीटेट को आपको पास करना है तो क्या करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करोगे, दिन में 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई करोगे। तो ये क्या हो गया, ये स्टिमुलस हो गया। और इसके रिस्पॉन्स में जो कार्य करोगे, ये तो पता चल गया कोई चीजें, कोई भी घटना ऐसी होती है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, वो तो आपका हो गया उद्दीपक। अनुक्रिया का मतलब हो गया उसके रिस्पॉन्स में जो कार्य करोगे। सीटेट की तैयारी करने आए हो, अब इसके रिस्पॉन्स में क्या करोगे, सीटेट को पास करना आपका जो है उद्दीपक हो गया। अब उसको किस प्रकार से पास किया जाए, तो वो जो है हमारा अनुक्रिया। उसके लिए आप प्रिपरेशन करोगे, नोट्स, डिफरेंट सोर्स से नोट्स निकालोगे, उसको अच्छे से रटोगे। तो ये हो गया। ये किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, तो ये सिद्धांत जो है थॉर्नडाइके के द्वारा जो है सिद्धांत दिया गया है। उसके बाद है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि विकास का समीपस्थ क्षेत्र। मेरे को समझ नहीं आता, जीन प्याजे में जो है वाइगोस्की वाले ऑप्शन डालते हैं और वाइगोस्की वाले में जीन प्याजे वाले ऑप्शन। तो विकास का समीपस्थ क्षेत्र का मतलब होता है कि अभी मैंने आपको स्कार्फ फोल्डिंग बताया, स्कार्फ फोल्डिंग से ही मिलता जुलता है। किसी चीज में आप कमजोर थे, उसमें थोड़ी आपको हेल्प मिल गई तो आप क्या हुए, उस क्षेत्र में अच्छे हो गए। आपको हेल्प जो मैंने की वो स्कार्फ फोल्डिंग हुआ, और उस क्षेत्र में जो अच्छे हुए वो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि विकास का समीपस्थ क्षेत्र। यानी कि इस क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते थे तभी तो कर पाए हो ना। फॉर एग्जाम्पल आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको जो है पेपर रेलवे वाला दे दे, क्या आप कर पाओगे, वो आपके विकास के क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए आप उसको नहीं कर पाओगे। समझ गए। क्वेश्चन का आंसर हमारा है स्कीमा। स्कीमा की बात जो इनकी थ्योरी में की गई है। ठीक है भाई। स्कीमा का मतलब होता है कि एक ऐसी मानसिक संरचना जिसके माध्यम से हम दुनिया की चीजों को परखते हैं, समझते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। ठीक है, इसका ये आंसर है। देख रहे हो, मतलब जो आंसर नहीं है उसको भी समझाने में बिल्कुल 5-5 मिनट लग रहा है। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है जीन प्याजे। देखो फिर अगेन जीन प्याजे का क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन कहीं की नहीं, 2021 वाले क्वेश्चन है भाई। ये 2021 को गए हुए कितना दिन हुआ है। अगर 2030 में वीडियो देख रहे हो तो काफी दिन हो गया है, लेकिन अभी 2000 क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है भाई, ये बहुत टाइम नहीं हुआ है। तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहले तो आप मुझे ये कमेंट करो कि कितने स्टेज हैं
पियाजे के सिद्धांत में, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितने स्टेजों का वर्णन किया गया है, ये आप मुझे बताओ। चलो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ भाई, कौन सा एक गुण है। बाकी देखो इसमें जो है ना पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में सारे ही अवगुण है, लेकिन एक गुण है, तो वो एक गुण कौन सा है, तो एक गुण जो है वही इसमें जो बच्चा है ना सिंबल्स के माध्यम, प्रतीकों के माध्यम से कोई चीजें सीखता है, तो जहां भी प्रतीक आएगा उसको आप टिक कर दो। अमूर्त सोच का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट। एब्स्ट्रैक्ट थॉट इसमें जो है बच्चे में नहीं आता है। सबसे पहले ये समझ लो कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में कितने साल के बच्चे आते हैं, तो 2 से 7 साल के बच्चे जो इस अवस्था में आते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे जो है भाई किससे, प्रतीकों के माध्यम से सीखते हैं। तो देख लेते हैं विचार सोच में केंद्रीकरण, तो यही इसका करेक्ट आंसर है भाई, जो विचार सोच में केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन इन थॉट, यानी कि बच्चे जो है किसके, प्रतीकों के माध्यम से। बात वही है, थोड़ा सा अलग तरीके से कह दिया है। परिकल्पित निगमनात्मक यानी कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, अभी मैंने पीछे ही बता दी, ये जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सेरिएट ऑब्जेक्ट यानी कि संरक्षण और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की क्षमता जो है वो जो है इससे पहले वाली अवस्था बोले तो कंक्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसके हिसाब से। 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताओ भाई, विकास का तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। तो कौन सा कथन इनमें से सही है, तो भाई विकास की दर सभी संस्कृतियों में के लिए एक समान होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, सभी संस्कृतियों में एक समान नहीं होती है। हाँ, स्टेजेस एक जैसा होता है लेकिन दर एक जैसा नहीं होता। कि इनके दर का कहने का मतलब है इंडिया में जिस दर से बच्चा बढ़ेगा उसी दर से जो है बच्चा जो है यूएस में भी बढ़ेगा। क्यों भाई, क्यों बढ़ेगा, यूएस के बच्चे को ज्यादा रिसोर्सेस है, यूएस के बच्चों को ज्यादा फैसिलिटी, तो वो अच्छे से डेवलप करेगा। इंडिया के बच्चे को थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा। जो बच्चा जो है मतलब वहाँ पे 10 महीने में चलना शुरू कर देगा, वो थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया, 10 महीने में तो कोई चलना शुरू नहीं करता है। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह देखने को ज्यादा, हम यूएस को बोल देते 12 महीने में चलना शुरू करेगा, तो इंडिया का बच्चा 20 महीने में चलना शुरू करेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है बच्चों के पास, वहाँ पे उनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन इंडिया में उतना अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है भाई, इसलिए तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। आप खुद सोचो, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, तो मैंने क्या बताया विकास में, एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो विकास जो है ना माँ के गर्भ से लेके कब्र तक, यानी कि जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक विकास चलता है। यहाँ पे स्कूल वाली वो क्या बात है कि तो ये भी गलत है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, अगेन गलत। विकास बहुआयामी होता है यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि बच्चा जो होता है ना इसमें उसका शारीरिक विकास भी हो रहा होता है, मानसिक विकास भी हो रहा है, संवेगात्मक विकास भी हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है, सारे विकास इसमें जो है बच्चे का हो रहा होता है। इसलिए हम इसको जो है बहुआयामी प्रक्रिया बोलते हैं। उसके बाद हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो ये जो आपके सामने क्रम दे रखे, ये बेसिकली अब पूछोगे ये कौन से क्रम दे रखे हैं, ये क्रम तो आज तक हमने देखे नहीं है। अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होती तो आपने बिल्कुल देखा होता, और आप ये क्वेश्चन नहीं करते। तो देखो भाई, पियाजे की थ्योरी में जो है हमें 4 क्रम देखने को मिलते हैं, 4 स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। 4 में इन्होंने जो है 3-3 जो है इन्होंने दे रखे हैं। पहला है सांवेदिक, दूसरा है मूर्त और अमूर्त। तो सांवेदिक में क्या होता है कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा होता है, इसमें जो बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, यानी कि जो बच्चे की जो इंद्रियां है ना उनसे जो है वो सारी चीजें सीखता है। इसमें काफी सारे वो ऐसे काम करता है जो उसको काम जो है मतलब जैसे कि काफी सारे ऐसे काम, जैसे कि आप कुछ भी मेकअप वगैरह कर रहे हो तो वो नकल करना सीख जाता है। उसके बाद वो जो बच्चा है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, दिशा निर्देशित व्यवहार इसमें जो है करता है। तो 0 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे किसमें आते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में। उसके बाद कंक्रीट में जो है बच्चा में जो है तर्क करना सीख जाता है। बच्चा 7 से 11 साल तक का बच्चा जो है कंक्रीट में आता है, तर्क करना सीख जाता है। उसके बाद A B से बड़ा है या B C से बड़ा है या 5 10 से बड़ा है, ये चीजें का ज्ञान बच्चे को हो जाता है। और अमूर्त में बच्चे जो है किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त में आ जाते हैं। अब इसमें जो है बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं कि जो उसके सामने भी नहीं है उस पर भी जो है वो चिंतन करने लगता है। वो चली गई तो मेरा क्या होगा, है वो आ गया तो मेरा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें इसमें जो है बच्चा करने लगता है। और बच्चे में जो है ना एक चीज होता है कि हर कोई उसी को देखता है, मतलब एडोलेसेंस इगोसेंट्रिज्म की जो है ना बच्चे में जो है ना मतलब ये चीजें होती है, तो उसको लगता है कि हर कोई उसी को देख रहा है, बन ठन के रहेगा इसमें। तो इसका फर्स्ट ही सही है, बाकी ये सब गलत है। उसके बाद 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताएं जैसे कि कुछ बच्चों को समझ जल्दी आता है, कुछ बच्चे थोड़ा सा मंद बुद्धि टाइप के होते हैं। इस चीज को हम किस रूप में हमें देखना चाहिए, तो इस चीज को हमें एक अवसर के रूप में, एक पॉजिटिव के रूप में हमें देखना चाहिए, ना कि इसको हमें नेगेटिव लेना है। तो क्या ऑप्शन में दे रखा है, अधिगम प्रक्रिया की बाधा,
मतलब अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं है भाई। अभी मैंने आपको बोला ना, इस चीज़ को हम एक अवसर के रूप में देखना चाहिए हमें। अध्यापक के पक्ष पे असफलता नहीं, अध्यापक के पक्ष पे असफलता नहीं। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड नहीं भाई, हमें योग्यता आधारित समूह नहीं बनाना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें जो बच्चों का जो समूह है ना, वो विषम समूह बनाना चाहिए। किसी बच्चे को अगर कुछ नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को मैथ आता है, किसी बच्चे को उसी समूह में इंग्लिश आता है, अब किसी को इंग्लिश नहीं आता, किसी को मैथ नहीं आता है, तो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को सिखा तो सकती है ना भाई। और सोचो सबको एक ही ग्रुप में मैथ वाले ही बच्चे को भर दो तो सब बोलेगा भाई तुझे मैथ, अबे तुझे तो पता ही है मेरे को मैथ नहीं आता है। भाई तेरे पास मोमोस है, अबे तुझे पता ही है मैं भी मोमोस ही, मेरे पास भी मोमोस ही है। तो भाई अगर मोमोस और रोल का आदान प्रदान करना होगा तो एक बंदे के पास रोल होगा, एक बंदे के पास मोमोस, और सबके पास मोमोस ही होगा, तो फिर रोल का मजा कैसे लोगे रे दादा, समझ गए। तो ये भी नहीं है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है भाई, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें देखो कैसे महत्वपूर्ण है कि देखो व्यक्तिगत भिन्नताओं से क्या होगा, टीचर जो है ना वो भी अपने मतलब काफ़ी सारे कौशलों का जो विकास कर पाएगा। टीचर में जैसे कि टीचर जैसे एक किसी टीचिंग मेथड से पढ़ा दिया, उसने रोल प्ले के माध्यम से पढ़ा दिया, कुछ बच्चों को समझ में आ गया और कुछ को नहीं समझ में आया। जिसको नहीं समझ आया तो बच्चा जो टीचर है फिर दूसरे मेथड से समझाएगा। और सोचो अगर रोल प्ले के माध्यम से ही सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो गई ना। तो फिर टीचर का जो अदर मेथड, जो टीचर जो अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ गया है, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। तो इसके काफ़ी मतलब एडवांटेज है। तो हमें जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए? डैश पे जोर। डैश में क्या आएगा तो देख लेते हैं हम क्या आएगा डैश पे। देखो भाई पहला हमारा पॉइंट है, मतलब पहला ऑप्शन है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये ओरिएंटेड क्या होते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बेसिकली देखो गोल्स तो अभिविन्यास तो काफ़ी टाइप के होते हैं, इसको हम ओरिएंटेड को हम अभिविन्यास या अभिमुखी काफ़ी प्रकार के होते हैं। सोशल अभिमुखी, प्रदर्शन और निपुणता अभिमुखी, काफ़ी सारे अभिमुखी होते हैं। लेकिन जो सीटेट की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है ना, जो सीटेट बार बार रिपीट करता है, तो वो है प्रदर्शन अभिविन्यास और दूसरा है निपुणता अभिविन्यास। प्रदर्शन अभिविन्यास को हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, और दूसरा जो निपुणता है उसको हम मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। अब ध्यान से सुनते जाना मैं जो पढ़ा रहा हूँ। देखो जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में क्या होता है कि बच्चा जो है ना दूसरों से जो बेहतर दिखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो है मतलब क्लास में भी काफ़ी सारे बच्चे होंगे, उनका आपस अपने आप से कंपटीशन नहीं होगा, उसका कंपटीशन दूसरे। भाई भगवान किसी भी तरीके से ना इस बंदे से एक नंबर, टॉपर से एक नंबर ज़्यादा ज़्यादा आ जाए मेरे, और मैं जो है टॉपर बन जाऊँ। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है ना प्रदर्शन पे ज़्यादा ध्यान देता है कि मैं टॉपर बन जाऊँ, मेरा नाम हो जाए। लेकिन कैसे टॉपर बनूँ, कैसे मेरा नाम हो, इस चीज़ पे वो काम नहीं करता है। तो इसको जो है हम मतलब वो ये उतना अच्छा नहीं होता, प्रदर्शन अभिमुखी इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जो निपुणता अभिविन्यास होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। उसमें क्या होता है व्यक्ति का दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं होता, व्यक्ति अपने आप के कौशल को सुधारता है, कैसे कोई कार्य अपने कक्षा में कैसे टॉप करना है वो अपने ऊपर काम करता है। तो वो जो है अपने ऊपर काम करके किसी भी क्षेत्र में जो है निपुण होता है। तो हम जो है मास्टरी ओरिएंटेड को जो है बेहतर मानते हैं। चलो भाई दोनों के बारे में समझाना जरूरी था भाई। अब देख लेते सेकंड पॉइंट क्या बोलता है। अभिवेदी या समरूपी निर्देशनों यानी कि अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन नहीं, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी इसके हिसाब से नहीं होगा। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव नहीं करना, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान। भाई अवसर, अपॉर्चुनिटी, इंडिविजुअल छात्रों को हमें अपॉर्चुनिटी प्रदान करना है, यही इसका करेक्ट आंसर है लास्ट वाला। उसके बाद हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यानी कि RPWD एक्ट की यहाँ पे बात हो रही है 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। यानी कि मोटा कहने का मतलब है जो बच्चे विकलांग बच्चे उनके लिए 2016 में एक वर्ड दिया गया था मोदी जी के अनुसार। 2016 में नहीं, आई थिंक उन्होंने 2015 में ही मन की बात कर रहे थे वो, तो उसी में जो है ना दिव्यांग, अरे यार आंसर ही मैंने बता दिया, विकलांग को उन्होंने दिव्यांग बोला था कि हमें विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं करना, हमें दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना है। तो देख लो भाई जहाँ भी दिव्यांग आपको दिखे वहाँ पे जो है टिक कर दो। तो RPWD एक्ट मैंने अच्छे से करा रखा है हमारा। अगेन वो तो प्लेलिस्ट दे दूंगा। मंदबुद्धि छात्र, क्या मंदबुद्धि छात्र बोलेंगे? ऐसा तो मोदी जी नहीं बोल सकते। विकलांग छात्र नहीं, छात्र जिसमें शारीरिक दिव्यांगता है,
दिव्यांगता शब्द का प्रयोग करने के लिए हमारे मोदी जी ने जो हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। नहीं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 15 नंबर का क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसके बाद हमारे क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय कर लेंगे। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? जो बच्चे में अधिगम से संबंधित कोई भी कठिनाई आ रही है, उन छात्रों को हमें किस तरीके से ट्रीट करना है, एक शिक्षक के रूप में किस तरीके से ट्रीट करना है, नहीं करना है, वो क्वेश्चन ने पूछा है। तो यानी कि 3 चीजें जो है हमें यहाँ पे, मतलब 4 चीजें हमें दे रखी है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन होगा वो गलत होगा। जो 4 ऑप्शन सही होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे ना, वो हमें करना है, और एक चीज जो गलत होगा वो हमें नहीं करना है। दृश्य और श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल बिल्कुल करना है। संरचनात्मक शिक्षण शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल बिल्कुल करना है हमें। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना बिल्कुल हमें करना है, और शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग हमें नहीं करना है। अब भाई इसको वैसे ही समझ नहीं आ रहा है कोई चीजें, अब उसके लिए तुम दिस दैट हैवी वर्ड का यूज करोगे और उसको पढ़ाओगे तो क्या उसको समझ आएगा? नहीं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूछा इन्होंने गलत है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।